हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ज्योग्राफी का करेंगे। विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। आगे आने वाले PCS एवं किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। जनरल में जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, बिहार SSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे और बिहार दरोगा के लिए भी उपयोगी रहेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जल संधि या जल डमरू मध्य से है। देखते हैं। हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है। हॉर्मुज जल संधि किनके बीच पाई जाती है? तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हॉर्मुज जल संधि। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। बी आंसर होगा। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैच करने के लिए है, एक तरफ जल डमरू मध्य है और एक तरफ एरिया को किसको अलग करता है। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका एवं व यूरोप के मध्य स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि कहाँ है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि कहाँ है? तो बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। और हॉर्मुज जल संधि कहाँ है? तो फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। हॉर्मुज जल संधि आंसर हो जाएगा C 3142। देखिए, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। ठीक है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन है? तो आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य तो बेरिंग जल डमरू मध्य है, जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है और जोड़ता किसका है? आर्कटिक महासागर को जोड़ता है प्रशांत महासागर से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। इसके बीच में पड़ता है 10 डिग्री चैनल। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जल डमरू मध्य से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है? तो डोबर जल डमरू मध्य से ये है C आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है? तो डोबर जल डमरू मध्य से सुरंग निकाली गई है, जो कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ता है। C आंसर हो जाएगा। देखते हैं। डोबर जल डमरू मध्य या स्ट्रेट इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को संयुक्त करता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोबर जल डमरू मध्य में इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई है। ठीक है, डोबर जल डमरू मध्य में ही
3 जलीय रेल सुरंग बनाई गई हैं। ये सुरंगें इंग्लैंड के फाल्कस्टोन एवं फ्रांस के कैलिस को जोड़ती है। ध्यान रखेंगे। डोबर जल संधि जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। डोबर जल डमरू मध्य, डोबर जल संधि, सी आंसर हो जाएगा। पाक की खाड़ी किनके बीच है? तो पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है, बी आंसर हो जाएगा। पाक की खाड़ी किनके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है पाक की खाड़ी, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। फारस की खाड़ी सीमा बनाती है, फारस की खाड़ी सीमा बनाती है, तो ओमान से सीमा बनाती है फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, किससे नहीं? तो ओमान से नहीं बनाती है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो ओमान से सीमा नहीं बनाती है फारस की खाड़ी। ध्यान रखेंगे। बहरीन से बनाती है, इराक से और कुवैत से बनाती है, लेकिन ओमान से नहीं बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? तो ओमान जो है फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है, मतलब कि फारस की खाड़ी से इसकी सीमा नहीं लगती है ओमान की। ध्यान रखेंगे। कुवैत की लगती है, कतर की और संयुक्त अरब अमीरात की लगती है, लेकिन ओमान की नहीं लगती। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में है, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम। ठीक है, युग्म सही सुमेलित है तो टोनकिन की खाड़ी वियतनाम। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है, फ्रांस में नहीं। ठीक है, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है, अर्जेंटीना में नहीं है। ठीक है, ये बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है, और कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, ना कि कनाडा में। ध्यान रखेंगे। काफ़ी खाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी खाड़ी कहाँ पे स्थित है। जल डमरू मध्य से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खाड़ियों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको काफ़ी ध्यान से देखेंगे दोस्तों। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जोड़ती है। ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जोड़ती है। देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। होर्मुज जल संधि किसको जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि किसको जोड़ती है? तो बॉस्फोरस जोड़ती है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। दोस्तों, मैंने मैपिंग का भी काफ़ी वीडियो कराया हुआ है, करीब 40-45 वीडियो होंगे, छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट का क्वेश्चन के अनुसार ही करवाया गया है। जिस तरह से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जल डमरू मध्य से या फिर और भी बहुत सारे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं। वो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे PCS के लिए भी या जनरल के लिए भी। उसको देख लीजिए और उस हिसाब से दिमाग में छपता चला जाएगा, क्योंकि वीडियो के थ्रू चीज़ों को देखने पे अच्छे से समझ में आता जाता है और याद भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। और मैं हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो करने के बाद आप
प्लेलिस्ट में जा कर के रिवीजन भी कर सकते हैं, ताकि आपका तैयारी और भी बेहतर हो। क्योंकि एक बार वीडियो देख लेने के बाद कुछ ध्यान में आता है, फिर जब रिवीजन करते हैं तो और चीज़ें याद होती जाती हैं। और एग्ज़ाम्स के पहले रिवीजन के लिए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के पहले रिवीजन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को करके और फिर रिवीजन भी किया कीजिए। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं नहरें से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे कौन से हैं? तो स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, ध्यान रखेंगे। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित युग्म पतन युग्म है कौन सा? तो पोर्ट सईद और स्वेज है। पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज है, दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म। ठीक है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज है। ठीक है, पोर्ट सईद तथा स्वेज, डी आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है, ये सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, वे सही है। और ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, पहले घूम करके जाना पड़ता था उधर अफ्रीकन कंट्री से होते हुए, लेकिन जब ये स्वेज नहर बन गया तो बीच से ही भूमध्य सागर से होते हुए पश्चिमी देशों में पहुंच जाता है, इस वजह से दूरी कम हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वेज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है, सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? स्वेज नहर ही है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो स्वेज नहर जो है सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो स्वेज जाने के लिए, ठीक है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर से होकर गुजरना नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई से स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा। ठीक है, स्वेज बंदरगाह तक जाने के लिए यात्रा में स्वेज नहर को पार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेज बंदरगाह स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ठीक है, ऐसे देखिए, यहाँ से दक्षिण से ऐसे उत्तर स्वेज नहर ऐसे है, तो यहाँ पे ही स्वेज बंदरगाह यहाँ पे है। ठीक है, तो इस वजह से इसको गुजरना नहीं पड़ेगा, यहीं पे है स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही स्वेज बंदरगाह पड़ेगा। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। ये पनामा नहर कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ही पनामा नहर पड़ता है। इसको काट करके पनामा एक देश था, उसको बीच में वो कट करके और नहर एक बनाया गया है, जो कि इधर प्रशांत महासागर और इधर अटलांटिक महासागर है, यहीं पे अंध महासागर है। ठीक है, कैरेबियन सागर, अंध महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। सू नहर जोड़ती है, तो सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और
यूरन को जोड़ती है सू नहर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो निकारागुआ जो है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो कौन सा देश है? निकारागुआ है। पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के रूप में एक नहर बनाने का कोशिश कर रहा है निकारागुआ। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं कौन? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील नहर किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जर्मनी में स्थित यह नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। जर्मनी की स्थित यह नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचालन जल पास लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचालन जल पास लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? तो देखते हैं, जल पास लॉक पद्धति किसी नदी, नहर या झील के जल मार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जल पास की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में की जाती है जहां जल स्तर में अचानक परिवर्तन होता है। जल पास का उपयोग कर किसी भी नदी या नहर को आसानी से नौगम्य बनाया जा सकता है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में पनामा नहर, डेन्यूब नदी तथा राइन नदी में जलपास लॉक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जबकि स्वेज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, स्वेज नहर में नहीं प्रयोग किया गया है, लेकिन राइन, ये पनामा नहर, डेन्यूब नदी और राइन में जलपास पद्धति का प्रयोग किया गया है, जबकि स्वेज में नहीं किया गया है। तो इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं किया गया है और बाकी तीनों में किया गया है, इसलिए स्टार किया गया है क्योंकि तीनों आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विश्व के प्रमुख बांध से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से 2 देशों की वह संयुक्त परियोजना है? तो ब्राजील और प्रागवे की संयुक्त परियोजना है। पराना नदी, ठीक है, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से 2 देशों की वह संयुक्त परियोजना है? तो ब्राजील और प्रागवे की संयुक्त परियोजना है। सी आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है कहाँ? तो जियाओजू खाड़ी पर। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है तो जियाओजू खाड़ी पर बनाया गया है। चीन की जियाओजू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाले और 42.4 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल सेतु पर 30 जून 2011 को यातायात प्रारंभ हो गया। यह किंगदाओ और हुआंगदाओ शहरों को जोड़ता है। ठीक है, नदी और बांध, कौन सा बांध किस नदी पर है? तो कोलोरेडो बांध। कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है? तो हूवर बांध जो है कोलोरेडो नदी पर है। ठीक है, दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? तो पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पर है। नील नदी पर आसवन बांध है और जाम्बेजी नदी पर
कैरिबा बांध है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। कोलोराडो नदी पर हूबर बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध, नील नदी पर आसवन बांध और जाम्बेजी नदी पर कैरिबा बांध है। ध्यान रखेंगे। एक बार 6 फिर से देख लीजिए। कोलोराडो नदी पर हूबर बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल, नील नदी पर आसवन बांध और जाम्बेजी नदी पर कैरिबा बांध है। आसवन उच्च बांध स्थित है कहाँ पे? आसवन उच्च बांध स्थित है मिस्र में स्थित है। ठीक है, आसवन बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। ठीक है, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर वर्ष 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान कहाँ है? तो जांगमऊ स्थान पे, जहां चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया गया, वह स्थान कौन सा है? तो जांगमऊ है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हूबर टेनेसी नदी पर नहीं है। ग्रैंड कुली कोलंबिया पर, नुरेक बक्स और काहोरा काबोरा बास जाम्बेजी पर। देखते हैं, हूबर बांध जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिकी राज्यों की एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर है। ठीक है, कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर है, ना कि टेनेसी पर। स्पष्टता विकल्प में बी दिया गया जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवाल भित्ति से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, कोरल रीफ से संबंधित। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पाई जाती है? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ है तो कहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछे जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो किस तट के? क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। देखिए, ऐसे अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया ये है, तो यहाँ पे क्वींसलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, तो यहीं पे ये फैला हुआ उत्तर पूर्वी भाग में ही कौन सा स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ये यहाँ पे क्वींसलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में, और यहीं पे स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में, प्रशांत महासागर में। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट, ये आंसर हो जाएगा। वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ठीक है,
नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 20-21%। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत है, लगभग 78% के आसपास पाया जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। बी आंसर हो जाएगा, 78% के आसपास। वायुमंडल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से करेंगे। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो सबसे वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे नीचे क्या पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, और उसके ऊपर क्या? बहिर्मंडल। ठीक है। तो देखिए, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, वर्षा, मेघ। ठीक है। और समताप मंडल में वायुयान या जेट यान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। जो कि वहाँ के ताप को बढ़ा देता है और उसके अनुकूल कर देता है, ताकि वायुमंडल यहाँ पे जेट यान या वायुयान उड़ सके। और जो समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, वही पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो कि विभिन्न प्रकार की रोगों जैसे चर्म कैंसर और इन सब से पृथ्वी को बचाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और जो आयन मंडल है, वहीं से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। आयन मंडल, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन परत पाई जाती है, वही पराबैंगनी किरणों को थाम लेती है, रोक लेती है, जो कि पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ठीक है। कुछ ओजोन जो है क्षोभ मंडल में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ पाई जाती है? यही समताप मंडल में ही। ये जो समताप मंडल में जो ओजोन पाया जाता है, इसको गुड ओजोन बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को थाम लेती है, रोक लेती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। तापक्रम एवं वायुमंडल के आधार पर वायुमंडलीय परतों को धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम इस प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की 4 परतें, ऊंचाई के अनुसार उनकी सही अवरोही क्रम निकालना है। ठीक है। अवरोही मतलब घटते हुए, ऊंचाई के अनुसार, ऊंचे से नीचे की ओर। तो देखिए, पहले हो जाएगा, सबसे निकाल लीजिए, सबसे नीचे क्षोभ मंडल हो जाएगा, मतलब ट्रोपोस्फेयर हो गया। उसके ऊपर क्या हो गया? स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। उसके ऊपर क्या हो गया? मेसोस्फेयर हो गया। उसके ऊपर क्या हो गया? आयन मंडल हो गया। तो आयन मंडल सबसे ऊपर, उसके नीचे मेसोस्फेयर, उसके नीचे समताप, उसके नीचे, तो देखिए सबसे ऊपर आयन, इसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद समताप, उसके तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मतलब नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है, तो डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद तापीय या आयन मंडल। ठीक है। तो ये हो जाएगा डी आंसर। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, इंग्लिश में भी पूछ देता है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मध्य मंडल मेसोस्फेयर, उसके बाद आयन मंडल। ठीक है, आयनोस्फेयर, और उसके ऊपर बहिर्मंडल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके ऊपर मतलब बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में ही
विभिन्न प्रकार के वो क्या बोलते हैं उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और आयन मंडल से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह कौन सा है? तो क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। सी आंसर होगा। ठीक है, मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ, गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित हैं, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में ही घटित होती है। धरातल से ऊपर की ओर आने पर प्रति 1000 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होने की घटना भी इसी मंडल में घटित होती है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की सीमा ऊंची होती है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की सीमा ऊंची होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओजोन परत अवस्थित है को कहाँ? समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है जो कि पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है और पृथ्वी को विभिन्न प्रकार की चर्म कैंसर और इन सब बीमारियों से बचाता है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो समताप मंडल में। ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे सघनता होती है ओजोन मंडल की, ओजोन परत की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी पूछे जाते हैं। 15 से 35 किलोमीटर पर ओजोन परत सबसे अधिक पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में मतलब समताप मंडल में देखिए 15 से 35 किलोमीटर तक में सबसे अधिक सांद्रता होती है ओजोन परत की, समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में। सी आंसर होगा। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? तो कौन? ओजोन की परत सुरक्षा करता है। ठीक है, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? तो ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर या 15 से 30 किलोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण ताप को थामना। ठीक है, ओजोन परत का कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण ताप को थामना। डी आंसर हो जाएगा। ओजोन परत बताती है, ओजोन परत बताती है, क्या बताती है? ओजोन परत बताती है, क्या बताती है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत पे होती है। मतलब 15 से 35 किलोमीटर तक होती है वैसे, लेकिन 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ठीक है, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है? तो 15 से 20 किलोमीटर। ठीक है, सबसे उपयुक्त इसमें यह है 15 से 20 किलोमीटर। रेडियो तरंगों के
विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा था? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ध्यान रखेंगे, डी आंसर है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो आयन मंडल द्वारा बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा, किसके द्वारा? आयन मंडल द्वारा। आयन मंडल में विद्युत आवेशन कण होती है जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोगी होती है? तो दूर संचार प्रणाली के लिए आयन मंडल उपयोगी होते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो दूर संचार प्रणाली के लिए आयन मंडल प्रयोग होती है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल ही उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए जिम्मेदार है, आयनोस्फीयर। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखेंगे। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो संचार उपग्रह जो हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? अवस्थित किए जाते हैं तो बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तरों में 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह कहाँ? तो बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर जो होता है वो बहिर्मंडल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, यहीं पे वर्षा मेघ सब कुछ पाए जाते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, ये सही है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति यहाँ पे नहीं है, मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति नहीं है, तो चौथा गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? 1, 2 और 3 सही होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव ज्योति का संबंध भी आयन मंडल से ही होता है। ठीक है, ध्रुव ज्योति का संबंध ध्यान रखेंगे कि आयन मंडल से ही होता है, ध्रुव ज्योति का ही संबंध, ना कि मध्य मंडल में। ध्रुव ज्योति भी आयन मंडल से ही संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य ताप से संबंधित क्वेश्चन है। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ठीक है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, ये सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। जब से सूर्य से ऐसे प्रकाश आता है पृथ्वी पे, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, पृथ्वी पे लघु तरंगे के रूप में सूर्य प्रकाश पृथ्वी पे आता है, लेकिन जब यहाँ से विकिरित होता है तो दीर्घ तरंगे के रूप में, तब वायुमंडल ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, दीर्घ तरंगों से। देखिए वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा
प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। यही बात हुआ ना, यहाँ से जब लौटने लगता है दीर्घ तरंग के रूप में, तभी वायुमंडल ज़्यादा गर्म होता है, धरातल भी। ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो एक और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और तीसरा सही होगा, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए, विश्व में सूर्याताप का वितरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। विश्व में सूर्याताप का वितरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। सूर्याताप के अवशोषण के कारण धरातल गर्म होता है और इससे धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में वायु विरल एवं आर्द्रता का अभाव होता है। अतः 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित करती है? तो नौपात हिम से आच्छादित भूमि जो है, जहाँ नौपात हिम से आच्छादित, जहाँ पे हिम मतलब कि बर्फ जहाँ पे भूमि पे होंगी तो वो ज़्यादा सूर्यताप को परावर्तित करेंगी। ठीक है, नौपात हिम से आच्छादित भूमि, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है या करती है? तो नौपात हिम से आच्छादित भूमि, सी आंसर होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, तो ये नहीं। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, तो ये सही है, बी आंसर होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत और ये सही है। सागर का आकार जितना बड़ा होता है, वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिकतम ताप की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो ये सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है,
सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सामान्यतः भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है, परंतु अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, परंतु अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है। ठीक है, अधिकतम ताप की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है अधिकतम तापमान की मेखला। यहाँ पे देखिए, सामान्यतः भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है, परंतु अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, न कि भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी आंसर होगा। ठीक है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो विकिरण के कारण। साफ रात जो है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो विकिरण के कारण, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, सेशन अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आगे आने वाले टाइम में आपको और भी इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो दिया जा सके और आपका तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।